जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, और मैंने सिस्टम के बारे में बताया था आप लोगों को, अंतःस्रावी तंत्र को बताया था अच्छे से मैंने। दोस्तों हम अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जैसा आपको पता है, जो कल भी मैंने चीज़ें बोली थी आप लोगों को कि अगर 25 नंबर का सामान्य विज्ञान इस एग्ज़ाम में आता है तो 25 नंबर के सामान्य विज्ञान में आपको पता है, सभी लोगों को ये ज्ञात है कि उसके अंदर बायोलॉजी भी आएगा, उसके अंदर केमिस्ट्री भी आएगा, उसके अंदर भौतिकी भी आएगा, यानी कि उसके अंदर फिजिक्स भी आएगा। दोस्तों बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे बढ़िया स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि बुक कौन सी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए पढ़ने के लिए, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों सभी के पास होगी ये बुक, और नहीं भी होगी तो आप किसी भी और न भटके और सीधी तौर पर जाकर लुसेंट सामान्य विज्ञान स्पेशल की जो सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस की बुक आती है वो लेके आ सकते हैं। यही बुक का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लुसेंट की ही बुक लाना चाहिए आपको जनरल साइंस की, क्या और कोई बुक्स नहीं है जी? और भी बहुत सारी मार्केट में बुक है, मैंने इसको गहन तरीके से अध्ययन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो लुसेंट सामान्य विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 600 से 700 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के अंदर दिए हुए हैं, 400 से के आसपास 400-500 के जो ऑब्जेक्टिव वो आपकी केमिस्ट्री के अंदर दिए हुए हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग पढ़ें सामान्य विज्ञान फॉर पटवारी, फॉर एमपीएसआई, फॉर एसएससी सीजीएल, या कोई भी अगर ऐसी एग्ज़ाम हो जो वनडे एग्ज़ाम हो, या आपकी किसी भी स्टेट की पीएससी का प्रीलिम्स जो होता है वो भी आपकी इस किताब अगर आपने पढ़ ली, इसको अच्छे से पढ़ ली, ये एक ही किताब है दोस्तों, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ ली तो सामान्य विज्ञान में आपके कोई भी प्रश्न नहीं काट सकता है। अगर 25 नंबर का सामान्य विज्ञान आता है और आप लुसेंट सामान्य विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं, सिलेवार तरीके से पढ़ते हैं, तो दोस्तों मेरी गारंटी है 25 में से ज़्यादा तो नहीं पर 23 या 22 नंबर पर पूरी तरीके से आपका उस पर अधिकार रहेगा। अब सबसे बड़ी बात जो दोस्तों वो यह है कि हम लोगों ने अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी पढ़ने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका कौन सा है कि हम सिस्टम पढ़ लें, हम तंत्र पढ़ लें, तो उससे हमारी 60% बायोलॉजी वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पर आपकी फिनिश हो जाएगी। तो जब भी आप बायोलॉजी पढ़े तो सबसे पहले आप एक रूपरेखा बनाइए और लिखिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इस उत्सर्जन तंत्र मैंने 2 बार बोल दिया है। तो इस प्रकार से जब आप तंत्र पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र, तो दोस्तों 60% तक बायोलॉजी आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूरी बायोलॉजी अगर मैं बोलूँ तो 50 से ज़्यादा 60% बेस्ड है सिस्टम्स पर, तंत्र पर बेस्ड है। और आपको पता है कि ना सिर्फ बायोलॉजी बेस्ड है बल्कि दुनिया में कोई भी उपक्रम चल रहा हो, कोई कुछ भी चल रहा हो, विदाउट सिस्टम कार्य नहीं करता है। सिस्टम की परिभाषा कल मैंने वीडियो में देखी थी। मेरा एक छोटा सा अनुरोध है आप लोगों के लिए, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप, जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, जो ना अंतःस्रावी जो तंत्र था उसका मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, लगभग 31 मिनट का वीडियो था, वो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था दोस्तों। आप उसको देखिए फिर आप इधर आइए, और अगर उसको नहीं भी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कॉपी पेन ले लीजिए और आप बैठिए आराम से और हेडिंग डालिए अंतःस्रावी तंत्र। यहाँ जगह नहीं थी लिखने की तो मैंने ठीक से लिखा नहीं है, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र की अगर हम बात करते हैं, आपके एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? अंतःस्रावी तंत्र को 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग होता है उसका भारी स्त्रावण ग्रंथियां, और दूसरा भाग होता है उसका अंतःस्रावण ग्रंथियां, और तीसरा भाग होता है दोस्तों उसका मिश्रित ग्रंथियां। तो दोस्तों डाल दीजिए आपकी कॉपी में सुंदर सी राइटिंग में अंतःस्रावण तंत्र यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावण तंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग लिखिए भारी स्त्रावण ग्रंथियां, दूसरा भाग लिखिए अंतःस्रावण ग्रंथियां, और और तीसरा भाग लिखिए मिश्रित ग्रंथियां। यानी कि अगर अपन बात करें अंतःस्रावण ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो अंतःस्रावण ग्रंथियों को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। भारी स्त्रावण ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड। और मिश्रित ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिक्स ग्लैंड्स बोलेंगे। तो दोस्तों यह बहुत आवश्यक है आपके एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करता हूं आपके सामने
तो ये आपने लिख दिया है कि अंतःस्रावण तंत्र हमें पढ़ना है। आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको बाहरी स्त्रावण ग्रंथियों के बारे में आज मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि बाहरी स्त्रावण ग्रंथियों के बारे में जब बताऊंगा जब मैं पाचन तंत्र को पढ़ूंगा। आज जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाहरी स्त्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों आप हेडिंग डालिए अंतःस्रावण ग्रंथियां, अर्थात ऐसी ग्रंथियां जो अपने रासायनिक तरल पदार्थ को, अंतःस्रावण ग्रंथियों में हेडिंग डालिए ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्लैंड्स जो अपनी रासायनिक तरल पदार्थ को पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से परिवहन करवाती है। तो दोस्तों रक्त के माध्यम से परिवहन करवाती है अंतःस्रावण ग्रंथियां, परंतु अंतःस्रावण ग्रंथियां एक प्रकार से किसी भी रक्त नलिकाओं का उपयोग नहीं करती है। यह सीधे तौर पर अपने रासायनिक तरल पदार्थ का स्त्रावण पूरे शरीर में रक्त में खुले तौर पर करवाती है। इसीलिए अंतःस्रावण ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये किसी भी नलिका का उपयोग नहीं करती है। और अंतःस्रावण ग्रंथियां सदैव हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब दोस्तों हार्मोन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो हार्मोन की खोज करी थी सन 1905 में E.H. स्टर्लिंग के द्वारा हार्मोन की खोज की गई थी। दोस्तों आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी अंतःस्रावण तंत्र, जिसे हमने 3 भागों में बांटा है। अंतःस्रावण ग्रंथियां, बाहरी स्त्रावण ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अंतःस्रावण ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती है जो कि अपने रासायनिक तरल पदार्थ को खुले तौर पर रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में परिवहन करवाती है। अर्थात अंतःस्रावण ग्रंथियां किसी भी नलिका का उपयोग नहीं करती है, रक्त नलिकाओं का उपयोग नहीं करती है। वो खुले तौर पर रक्त में एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ को मिलाकर उसका परिवहन करवाती है। इसीलिए अंतःस्रावण ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ग्रंथियां या कौन सी ग्रंथियां जो होती है वो हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो अंतःस्रावण ग्रंथियां जो होती है दोस्तों वो हार्मोन का स्त्रावण करती है। अगली बात करते हैं दोस्तों बाहरी स्त्रावण ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जो अपने तरल पदार्थ को, जो अपने स्त्राव को सीधे तौर पर रक्त की नलिकाओं के द्वारा, सीधे तौर पर रक्त की नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में परिवहन करवाती है, बाहरी स्त्रावण ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों बाहरी स्त्रावण ग्रंथियां अपने रासायनिक तरल पदार्थ को परिवहन करवाने के लिए रक्त नलिकाओं का उपयोग करती है। बाहरी स्त्रावण ग्रंथियां सदैव एंजाइम का स्त्रावण करती है। अंतःस्रावण ग्रंथियां अपने रासायनिक तरल पदार्थ को संपूर्ण शरीर में परिवहन करवाने के लिए खुले तौर पर रक्त का इस्तेमाल करती है एवं यह सदैव हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो दोस्तों मिश्रित ग्रंथि कौन सी होगी? ऐसी ग्रंथि, ऐसी ग्लैंड्स जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। इसी के पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसके अंदर मैंने अग्नाशय के बारे में बताया है, पैनक्रियास के बारे में बताया है। यानी कि अगर पैनक्रियाटिक ग्लैंड देखें तो वो मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो कि अगर हम बात करें एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती है, तो मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो कि मिश्रित ग्रंथि है वो आपकी अग्नाशय है। दोस्तों कल का वीडियो आप देखेंगे तो आपको अग्नाशय के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आज मैं आप लोगों को मैंने डेफिनेशंस बता दी है। अंतःस्रावण तंत्र को हमने कितने भागों में बांटा है? अंतःस्रावण ग्रंथि, बाहरी स्त्रावण ग्रंथि और दोस्तों हमने बांटा है आपकी मिश्रित ग्रंथि के बारे में, इसको बांटा है, ठीक है। और सबकी डेफिनेशंस भी मैंने बोल दी है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि बताइए निम्नलिखित में से किसने हार्मोन की खोज करी है, तो आप बोल दोगे E.H. स्टर्लिंग ने हार्मोन की खोज करी है। किसने हार्मोन की खोज करी है? तो E.H. स्टर्लिंग के द्वारा हार्मोन की खोज की गई है। दोस्तों E.H. स्टर्लिंग, E.H. स्टर्लिंग के द्वारा 1905 में हार्मोन की खोज की गई है। ये हार्मोन की खोज करता है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कि हार्मोन के बारे में और अन्य बातें करेंगे, अब सबसे मेन जो चीज़ है कि हार्मोन का स्त्रावण मानव शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां करती है, अभी उनके बारे में प्रकाश डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल भी मैंने पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया था और मैं आज भी आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बताऊंगा। उसके साथ में मैं आपको अधिवक्र ग्रंथि के बारे में बताऊंगा। अधिवक्र ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि आज मेनली टॉपिक रहेगा, क्योंकि कल मैंने अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आप लोग को बता दिया था दोस्तों।
अब सबसे मेन चीज़ है कि कुछ ही दिन के बाद मैं टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाने वाला हूँ और उसके आपको बकायदा लिंक दे दूंगा मैं आप लोगों को। तो कभी भी जब मैं किसी को टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसका 1 घंटे के बाद वहाँ पर उस टॉपिक के PDF के रूप में नोट्स प्रोवाइड में पूरी तरीके से कराने की पूरी कोशिश करूँगा और कराऊँगा ऐसे ही। तो दोस्तों 3 या 4 दिन में मैं टेलीग्राम का ग्रुप बना लूँगा। अब सबसे मेन जो चीज़ है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि। हम लोगों ने सुना है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, पर मस्तिष्क में कहाँ पर होती है? देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये एक कंकाल बनाया है मैंने एक प्रकार से छोटा सा, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी जो ये क्रैनियन होता है, जो कपाल होता है दोस्तों, कपाल के नीचे मध्य मस्तिष्क में एक मटर के दाने के समान एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ये पीयूष ग्रंथि उस मध्य मस्तिष्क में सेला टर्सिका गड्ढा, अगर दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए से सेला टर्सिका गड्ढे के अंदर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है और इसका आकार होता है दोस्तों बहुत ही 0.2 सेंटीमीटर इसकी लगभग चौड़ाई होती है, 0.6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई भार होता है इसका, तो वो जरूरी नहीं है। पर किस गड्ढे में पाई जाती है दोस्तों ये, तो ये सेला टर्सिका गड्ढे में पाई जाती है और किस हड्डी में पाई जाती है, तो ये एक प्रकार से वो जो गड्ढा होता है वो जिस हड्डी का बना होता है उसे बोलते हैं स्फिनॉइड अस्थि, स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड हड्डी। स्फिनॉइड हड्डी में पीयूष ग्रंथि मौजूद होती है और अगर आपसे गड्ढा पूछ ले तो वो गड्ढा कौन सा है? सेला टर्सिका गड्ढा है। पीयूष ग्रंथि सदैव हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो बताइए दोस्तों, जो ग्रंथि हार्मोन का स्त्रावण करेगी वो ग्रंथि क्या कहलाएगी? वो ग्रंथि कहलाएगी अंत स्त्रावण ग्रंथि कहलाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। अब सबसे मेन जो चीज़ है वो क्या है दोस्तों, कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम तो होंगे नहीं, हार्मोन होंगे। तो कौन कौन से हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते हैं उसके बारे में प्रकाश डालेंगे दोस्तों अपन। तो सबसे पहला जो हार्मोन अगर मैं आपको बताऊं तो वो दोस्तों कौन सा है? वो है आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। यहीं से आपका प्रश्न आ गया कि बताइए मानव शरीर में निकलने वाले सभी हार्मोनों पर नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? तो मानव शरीर से निकलने वाले सभी हार्मोन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन का उत्सर्जन होता है या स्त्रावण होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह हार्मोन जो हड्डियां होती है, मानव शरीर में जो हड्डियां होती है उनकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो अगर प्रश्न यह आ जाए कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की हड्डियों को वृद्धि करने में, उनको नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो दोस्तों वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन सहायक होता है। इसका संबंध मानव शरीर की हड्डियों की वृद्धि से है, इसीलिए सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हड्डियों के वृद्धि को नियंत्रित करता है? हड्डियों के वृद्धि को एक प्रकार से नियंत्रित करता है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी बढ़ाता है, बाकी नियंत्रित करता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। या आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है? तो दोस्तों सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। और आपके एग्जाम में यह आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? भीमकायता। भीमकायता यानी कि एक्रोमिगली रोग। देखिए दोस्तों इंक मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी है और आपको लग भी रहा होगा इंक बहुत ज़्यादा डल गई है। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में याद है कि एक्रोमिगली रोग जो होता है वो दोस्तों किस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है? अर्थात भीमकाया रोग जो होता है मानव शरीर में वो किस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है? तो भीमकाया रोग / एक्रोमिगली जो रोग होता है वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। परंतु अगर ये अल्प स्त्रावित होगा यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण कम होगा, तो बताइए ये जो हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है अगर इसका स्त्रावण कम होगा तो बताइए ये कौन सा रोग हो जाएगा?
तो दोस्तों जो बोनापन रह जाता है, जो एक प्रकार से इंसान का कद बढ़ता नहीं है, वो बोनापन हो जाता है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी के कारण इंसान बोनापन रह जाता है। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि जो बोनापन रोग होता है उसे क्या कहा जाता है अंग्रेजी में और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, आप बताइए। जब किसी का कद सामान्य से कम रह जाता है तो वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी के कारण होता है। अगर किसी का कद सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की वृद्धि के कारण होता है। यहाँ से अगर अपन बात करें, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं, आप लोगों इसके बारे में जान चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मुझे बताइए लैक्टोजेनिक हार्मोन। दोस्तों हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हमने बचपन से बातें देखी, हमने 8th 9th में थे तभी हम लोगों को ज्ञात हो चुका था कि दूध के अंदर जो होता है दोस्तों वो लैक्टिक अम्ल की अधिकता होती है। अब आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, प्रश्न पूछता क्या हूँ, बताता हूँ आप लोगों को कि मध्य प्रदेश एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, पटवारी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ से दूध से क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों दूध से ये प्रश्न आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में दूध का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो दूध का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मुरैना जिले में होता है। सबसे ज़्यादा जो भैंस पशु है वो मुरैना जिले में पाई जाती है। ये बहुत जरूरी एक टॉपिक है। तो हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन यानी कि लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो संबंध है लैक्टोजेनिक हार्मोन का वो स्तनों से दूध का स्त्रावण करने से संबंधित है। जब माताएं गर्भावस्था में होती है और वो उनके बच्चे को जन्म देती है तो बच्चों के लिए स्तनों से दूध का जब स्त्रावण होता है तो उसमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो लैक्टोजेनिक हार्मोन सहायक होता है। अर्थात लैक्टोजेनिक हार्मोन का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि के माध्यम से होता है। यह हार्मोन स्तनों से दूध के स्त्रावण में सहायक होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है, मुरैना में होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो दूध उत्पादन से है। तो दोस्तों हम लोग ये चीज़ें पता है, हम लोग इसके बारे में और भी बातें करनी है। मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि सामान्य प्रबंधन की जो एक जटिल विषय मानते हैं लोग या कुछ बच्चे उसे बहुत ही सरल विषय मानते हैं, दोनों ही स्टूडेंट के लिए सामान्य प्रबंधन की क्लास लेके आऊँगा। क्योंकि दोस्तों जब किसी सब्जेक्ट को हम बहुत इजी मानते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे मैंने तो सामान्य प्रबंधन पढ़ा हुआ है, मैं तो बहुत अच्छे से कर लूँगा, और पीसीएम वाले सोचते हैं कि अरे यार सामान्य प्रबंधन तो बहुत कठिन है, मैं कैसे करूँगा, या आर्ट्स वाले सोचते हैं सामान्य प्रबंधन में कैसे करूँगा। तो दोस्तों दोनों ही बात जो है वो एक प्रकार से घातक है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना भी गलत है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी एक गलत है। अगर मैं किसी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता हूँ तो मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और अगर मेरा कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो उस पर मुझे और अच्छा ध्यान देना है ताकि मेरे उसमें पूरे में से पूरे नंबर आए। सबसे मेन चीज़ है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं सामान्य प्रबंधन की भी क्लास बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ और आपको चैनल पर पूरी सामान्य प्रबंधन की क्लास भी मिलेगी। अभी तो दोस्तों अपन बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी के बाद में मैं आपको सामने फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लास लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो आपका मिलेनोसाइट ट्रोपिक हार्मोन। मिलेनोसाइट ट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण मिलियंस बोल दो आप इसे, मिलियंस। मिलेनोसाइट ट्रोपिक हार्मोन, मिलेनोसाइट ट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, तो मिलेनोसाइट ट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि के माध्यम से होता है। मिलेनोसाइट ट्रोपिक हार्मोन पशु और पक्षियों की त्वचा का भिन्न भिन्न रंग, अलग अलग रंग और रंगों, जो त्वचा का जो रंग होता है वो निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है, किस हार्मोन के कारण होता है, मिलेनोसाइट ट्रोपिक हार्मोन के कारण होता है। त्वचा में तिल आ जाते हैं, तिल होते हैं, चकते पड़ जाते हैं, तो वो किस हार्मोन के कारण होता है, मिलेनोसाइट ट्रोपिक हार्मोन के कारण होता है। तो मिलेनोसाइट ट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण भी कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। उसके बाद में आता है दोस्तों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। मोस्ट टाइम हार्मोन है दोस्तों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है, तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण भी दोस्तों पीयूष ग्रंथि के माध्यम से होता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो हार्मोन में विभक्त है, ये हमें ध्यान रखना है। एक तो दोस्तों है फॉलिकल हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि अब हम पढ़ेंगे जब लिंग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ना है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एक प्रकार से उसकी
उत्तेजित करना या उसको नियंत्रित करना कौन करता है? फॉलिकल हार्मोन करता है। फॉलिकल हार्मोन इज अ पार्ट ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन महिलाओं में स्रावित होने वाले एस्ट्रोजेन हार्मोन जिससे स्तनों का विकास, नारीत्व का विकास होता है। इसीलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से जो जिस हार्मोन को प्रेरित करता है उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजेन हार्मोन। एस्ट्रोजेन हार्मोन को एक प्रकार से बोले तो उसे नारीत्व विकास वाला हार्मोन भी कहा जाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज अ पार्ट ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। वर्क ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एक प्रकार से प्रेरित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन को। ल्यूटी को आप पढ़ लो ब्यूटी, ठीक है। और फॉलिकल हार्मोन कील मुहा से लड़कों ही होते हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करता है फॉलिकल हार्मोन, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित करता है। तो यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं भी आई तो अब मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप आराम से लेक्चर को थोड़ा पीछे करिए, आराम से देखिए। और दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। तो दोस्तों मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी आगे लेक्चर्स बनाऊंगा। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बकायदा टोपा पहना हुआ है, कैप पहनी हुई बढ़िया तरीके से, मैंने जैकेट भी पहना हुआ है। और ये तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहनने के लिए लेके आया हूँ, दूसरा मैं बहुत भारी लेके पहन के आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ अभी समय भी लगभग अपन देखें तो बहुत ज़्यादा समय 8-9 बज रही है, अभी 9 बजने के आसपास हो गई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ठंड में दूसरी जगह पे वीडियो बनाने के लिए आता हूँ। आप बस इतना कर दीजिए कि सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप जितना जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंचाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मेरे 200 सब्सक्राइबर से ऊपर हो जाते हैं, देखो दोस्तों कितनी छोटी संख्या मैंने बोली है, 200 सब्सक्राइबर जो हो जाते हैं, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं सामान्य प्रबंधन की क्लास उसी दिन से स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स भी करिए। और दोस्तों हो सके तो वीडियो को लाइक भी करिए। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बोलता नहीं हूँ पर मुझे लगा कि बोलना चाहिए तो मैंने बोल दिया। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो अगला हार्मोन है अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दोस्तों और क्या हार्मोन, किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पता है क्या करता है? जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय की रेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा करता है, जिससे बच्चा क्या होता है, बाहर आता है। और जब ये गर्भाशय की रेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा करेगा, बच्चे को बाहर निकालेगा, तो लेग पेन होगा। और उस पेन को क्या बोलते हैं? उसे गर्भाशय पेन कहा जाता है, उसे लेबर पेन कहा जाता है। और ये प्रश्न बड़ी एग्जाम में आया हुआ है कि लेबर पेन किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? सुनना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि के माध्यम से होता है। गर्भावस्था में यह शिशु को जन्म देने में सहायक होता है, अर्थात यह गर्भाशय की रेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा करता है एवं इस सिकुड़न से एक पेन होता है जिसे लेबर पेन कहा जाता है। और दोस्तों अगर अपन बात करें तो यहाँ महिलाओं के लिए मेरा सम्मान थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इतना पेन देने के बावजूद वो आपको जन्म देती है, तो एक जो लाइक है वो तो आपकी माताओं के लिए बनता ही है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो वेसोप्रेसिन हार्मोन। दोस्तों ये वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या है? ये किसी को प्रेस कर रहा है क्या? जी बिल्कुल है। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अभी होटल्स पे चाय पीने के लिए जाते हैं, तो होटल पे कोई चाय छन्नी थोड़ी होती क्या? कभी क्या आपने होटल्स पे चाय पी होगी? एक बहुत बड़ा सा कपड़ा होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो चाय डालता है और उसको क्या करता है दोस्तों, उसको ऊपर संडाची लगा के उसको ऐसे गोल गोल घुमाता है। और वो क्या करता है कि पूरी तरीके से चाय को एब्जॉर्व कर लेता है पूरी तरीके से। और बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि उस कपड़े के अंदर से सूखी सूखी चाय पत्ती निकलती है, यानी वो प्रेशर लगा रहा है उस कपड़े में से चाय को निकालने के लिए। पूरी तरीके से वो जोर से उस कपड़े को मरोड़ता है और चाय पूरी निकल जाती है। और थोड़ी देर आप देखेंगे बाद में तो सूखी सूखी चाय पत्ती हमको देखने को मिलेगी। वेसोप्रेसिन हार्मोन का काम भी यही है। आपकी जो मूत्र नलिकाएं होती है, ये वेसोप्रेसिन हार्मोन उसमें क्या कार्य करता है? तो वेसोप्रेसिन हार्मोन मूत्र नलिकाओं में से जल का पुनरावशोषण कर लेता है, उसे एब्जॉर्व करता है, रीऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। यानी वो क्या करता है, पूरी तरीके से उसको जल को खींच लेता है। तो ये वेसोप्रेसिन हार्मोन है। और ऐसा ही हार्मोन आपको आगे मिलेगा जिनका सेम वर्क है, वो अधिवक्र ग्रंथि के हम उसके अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों ये 2 हार्मोन हो गए, एड्रिनोकार्टिको हार्मोन और थायरोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकार्टिको हार्मोन और थायरोट्रोपिक हार्मोन जो होता है
एड्रीनोकार्टिको हार्मोन के बारे में अगर मैं बात करूं, एड्रीनोकार्टिको 3 बार बोला है ताकि आप आराम से इस चीज को समझे। ये एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है, या ये अधिवक्र ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है। दूसरा दोस्तों है थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को ये प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने पीयूष ग्रंथि के आपको सारे हार्मोन बता दिए हैं। अब सबसे मेन जो चीज़ है वो दोस्तों ये है कि अगला ग्रंथि कौन सी होती है, या आप इसको आराम से देखिए। हमने क्या पढ़ा? हमने स्टार्टिंग से अंतःस्रावण तंत्र के बारे में पढ़ा, उसे हमने 3 भाग में बांटा, अंतःस्रावण ग्रंथि, भारी स्रावण ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। और आज हम अंतःस्रावण ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में सारी जो बातें हैं वो हमने आपसे कर ली है, या हमने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी पीयूष ग्रंथि के बारे में वो दे दी है। अब दोस्तों जो अगली ग्रंथि होती है वो ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड, अरे इसको तो थायराइड हो गया। थायराइड ग्रंथि कहाँ है? थायराइड जो ग्रंथि है वो आपकी जो ट्रेकिया है, जो आपकी श्वास नली है, इसके पीछे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। जो आपकी श्वास नली है ना, श्वास नली के पीछे थायराइड ग्रंथि होती है। और ये क्या करती है दोस्तों? ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रावण अगर ये कम करती है तो एक रोग होता है दोस्तों, ऑटोवामनता रोग। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और महिलाओं में कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो मिक्सिडिमा रोग होता है थायराइड ग्रंथि के बारे में। आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, आपको अगर यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा कम दी जा रही है तो मैं 3 से 4 दिन बाद बकायदा आप लोगों को टेलीग्राम पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात अगर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप सामान्य विज्ञान की जो लुसेंट है वो खरीद के लेके आ जाइए। और सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों कि हो सके तो उसे ऑनलाइन ऑर्डर करें, क्योंकि मार्केट में वो आपको 170, 180, 190, 160, 150 की मिलेगी, और ऑनलाइन दोस्तों ये मिलेगी आपको मात्र 113, 114 रुपये के अंदर। तो अमेज़न से आप ऑर्डर कर दीजिए। अगर आप ग्रुप्स में पढ़ाई करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में ऑर्डर कर दीजिए, तो कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेगा। तो दोस्तों उससे क्या होगा, मैं आप क्यों जोड़ दे रहा हूँ सामान्य विज्ञान लुसेंट के ऊपर, जब भी मैं आपको ग्रंथि पढ़ा रहा हूँ तो आप जब पूरी ग्रंथि पढ़ लें तो आप जब उसमें खोल लीजिए अंतःस्रावण तंत्र, और पूरी तरीके से आप उस तंत्र को पढ़ लीजिए। आपको लगेगा कि यार हमको कितना पुशअप मिल गया है। 90% तो सर ने कवर करवा दिया है, 10% बस आप पढ़ते जाएंगे तो नई नई चीज़ें निकालते जाएंगे। आवश्यक है। और मेरा यही मानना होता है दोस्तों, जब भी मैं अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, लगभग मुझे ऑफलाइन टीचिंग में 4.5 से ऊपर साल का समय हो चुका है, मैं उनसे यही बात करके बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा, अगर आपको किसी पर डिपेंड होना है तो वो किताब है। किताब पर डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये सोचते हैं कि ये लेक्चर देख के मेरा पूरा हो जाएगा, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हार्मोन अगर आ गए तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। पर दोस्तों किताब का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद 10% चीज़ें जो कहीं ना कहीं हर एक टीचर से छूट जाती है वो आपकी किताब पूरी करवा देती है। तो किसी भी टॉपिक में, वो भले गणित हो, रीजनिंग हो, कोई भी टॉपिक हो, जब आप किसी टॉपिक को करें तो एक स्टैंडर्ड बुक को लेके आइए प्रत्येक विषय की, और जो टॉपिक आपने ऑनलाइन किया हो उस टॉपिक को आप फिर स्टैंडर्ड बुक से करिए। तो दोस्तों आपके जो प्रश्न है गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार से ट्रेकिया या श्वास नली के पीछे होती है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ऑटोवामनता रोग होता है, और महिलाओं में मिक्सिडा नामक रोग होता है, जो घेंगा रोग वगैरह होता है उससे होता है, ठीक है। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि के नीचे ही एक और ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम क्या है दोस्तों? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि 2 हार्मोन का स्त्रावण करती है। कौन कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, अगर मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, समझना मेरी बात, अगर मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथायराइड हार्मोन जो हड्डियां होती है उनमें से कैल्शियम लेकर रक्त में छोड़ देता है, अर्थात यह कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है।
अगर कैल्शियम की मात्रा रक्त में ज़्यादा हो जाती है तो दोस्तों कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, एक प्रकार से उस हार्मोन को मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर करने का कार्य करता है। तो पैराथायराइड हार्मोन जो हड्डियां होती है उनमें से कैल्शियम लेकर उन्हें हड्डियों को कुछ अनावश्यक जो कैल्शियम किसी हड्डियों में होता है तो उसे गलाकर वो रक्त में छोड़ देती है। अगर रक्त में आपका कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन उसे मूत्र के मार्ग से बाहर कर देता है। अर्थात पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है, तो एक कैल्शियम की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो आपने दोस्तों ये भी पढ़ लिया है, आपने इसके बारे में देख लिया है। अब आप लोग दोस्तों इधर आ जाइए और ये चीज़ देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगा वो है, इस ग्रंथि का नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स, या अगर हम बात करें तो इस ग्रंथि को बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे अधिवक्र ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों ये जो मैंने बनाया है ये क्या है दोस्तों, ये आपकी किडनी है। यू हैव 2 किडनीज इन योर बॉडी। मैंने यहाँ पर एक ही बनाई है क्योंकि एक में ही आप समझ जाएंगे, दोनों लगभग सेम ही है। तो दोस्तों ये जो किडनी है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लो। पहला भाग जो इसका वो इसका आंतरिक भाग है या मध्य का भाग है जिसे मेड्यूला कहा गया है। मेड्यूला जो मिडिल एक प्रकार से पार्ट है आपकी किडनी का, और दूसरा जो बाहरी एक प्रकार से जो पाए गए हैं इसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। यानी वक्र के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों ये जो निकले हुए इसे क्या बोलते हैं, तो दोस्तों ये वल्कुट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वल्कुट। अब आपके एग्जाम में इतना ही प्रश्न आ गया कि वल्कुट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आप बोल दोगे किडनी से। मेड्यूला आम्लागेटा कंका उसमें आ जाएगा नर्वस सिस्टम में, यहाँ पर सिर्फ मेड्यूला पूछा है। तो मेड्यूला का संबंध किससे है, तो मेड्यूला आम्लागेटा आएगा, तो आप बोल दोगे कि ये भैया एक प्रकार से संबंध है इसका मस्तिष्क से, पश्च मस्तिष्क से। अगर आपके एग्जाम में मेड्यूला आ गया तो मेड्यूला जो है वो आपकी किडनी का बीच वाला भाग है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो किडनी का बाहरी भाग है। अब आप जो चीज़ें देखिए कि दोस्तों एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये किडनी का या वक्र का बाहरी भाग है, और इससे एक हार्मोन निकलता है एड्रीनैलिन हार्मोन। एड्रीनैलिन हार्मोन जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मानवीय भावनाएं के द्वारा आप दुखी हो जाते हो, आपकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जब आप दुखी होते हो, जब आपकी एक प्रकार से मानसिक तनाव होता है, जब क्रोध होता है, जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस समय कौन सा हार्मोन एक प्रकार से सक्रिय हो जाता है, तो एड्रीनैलिन हार्मोन सक्रिय हो जाता है। एड्रीनैलिन हार्मोन का स्त्रावण निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है, तो वो होता है दोस्तों अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा, एड्रीनैलिन ग्लैंड के द्वारा एड्रीनैलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। एड्रीनैलिन हार्मोन का स्त्रावण एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा होता है जो कि पार्ट है अधिवक्र ग्रंथि का। आगे दोस्तों आप लोगों को समझ में, एड्रीनैलिन हार्मोन क्रोध में, मानसिक तनाव में, इन सब स्थितियों में जो होता है वो एक प्रकार से दुखी होना, ये सब चीज़ें होती है, तब आपका एड्रीनैलिन हार्मोन क्या होता है, एक प्रकार से सक्रिय हो जाता है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि रोंगटे खड़े होना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपस्थिति कारण होता है, दोस्तों एड्रीनैलिन हार्मोन। दूसरा है नॉर एड्रीनैलिन हार्मोन की अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों नॉर एड्रीनैलिन हार्मोन जो होता है उसके बारे में भी लगभग वो सेम चीज़ ही है, इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। मैं थोड़ा सा माइंड स्लिप हो रहा है मेरा इसके बारे में, उसके बारे में नॉर एड्रीनैलिन हार्मोन से एक दो चीज़ मेरे माइंड में थोड़ी स्लिप हो रही है, ये भी आ जाएगी दोस्तों याद मेरे को। अभी देख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी देख लूँगा। एकदम से मेरे माइंड में स्लिप हो गया, वो मुझे याद तो है पर भूल गया हूँ मैं। मूत्र नलिकाओं मतलब याद है, भूल गया हूँ से मेरा मतलब है कि मुझे अभी याद नहीं आ रही है। मूत्र वाहिनी जो आपकी किडनियाँ होती है इससे मूत्र नलिकाएं जुड़ी होती है, ठीक है। तो मूत्र नलिकाओं में अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो है वो हार्मोन निकलता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। अब बताइए वेसोप्रेसिन हार्मोन तो हमने कहाँ पढ़ा था भैया, ये यहाँ पर भी पढ़ा था, और वेसोप्रेसिन हार्मोन यहाँ पर भी पढ़ा था। तो यही दोस्तों वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है स्त्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और काम का करता है तो ये मूत्र नलिकाओं में करता है, जो वक्र से जुड़ी हुई मूत्र नलिका है उसमें करता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ कि मेड्यूला से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, मेड्यूला जो मध्य भाग होता है उससे कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, उससे होता है देखो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन स्त्रावित होता है मेड्यूला भाग से। जो वक्र का
मध्य भाग होता है उससे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन स्रावित होता है और यह ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है। यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, आपके वसा के पाचन में सहायक होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन, एवं यह मानव शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसकी मात्रा को बनाए रखता है। दूसरा है दोस्तों मिनरलो कार्टिकॉइड्स हार्मोन या मिनरल कार्टिकॉइड्स हार्मोन। मिनरलो कार्टिकॉइड्स हार्मोन स्रावित होता है अधिवक्र ग्रंथि के मेडुला भाग से और यह भी दोस्तों अगर अपन बात करें कि मूत्र नलिकाओं में से जल का पुनरावशोषण करता है और फिर जो पोटेशियम वगैरह जो मूत्र में होता है वो मिनरलो कार्टिकॉइड्स हार्मोन के माध्यम से ही होता है। मिनरलो कार्टिकॉइड्स हार्मोन अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन मूत्र में जल का पुनरावशोषण कर मूत्र में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमने कल भी टॉपिक अपलोड किया था, मैंने आज भी टॉपिक अपलोड किया है, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में कल के वीडियो में है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, बढ़िया तरीके से देखें, बार बार देखें। आपको ये सारे हार्मोन 2 बार, इस वीडियो को आपने देख लिया, कल के वीडियो को आप 1 बार देखिए और इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर किसी भी रिस्पेक्टेड बुक को उठाइए, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठाइए और उसमें आप सिर्फ 15 मिनट पढ़ लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद 15 मिनट आप एक तंत्र को पढ़ लीजिए, फिर आप देखिए जादू। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। और दोस्तों प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट आपका मन हो तो करो, पर करो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आज का टॉपिक मैंने अधिवक्र ग्रंथि आपको पढ़ा दी है, ये सभी चीज़ें हो गई है। जय हिंद, जय भारत। थायराइड ग्रंथि भी हो चुकी है, पैराथायराइड भी हो चुकी है और कल के लेक्चर में मैंने आपको अग्नाशय ग्रंथि के बारे में भी बताया था।